गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी इस क्लास में। दोस्तों, हम पिछली क्लास में जो चर्चा कर रहे थे वो हैलो एल्केनों को बनाने की विधि पर चर्चा कर रहे थे कि किन विधियों द्वारा हैलो एल्केन्स का निर्माण किया जा सकता है। तो हमने केवल एक विधि पर डिस्कशन किया था, हालांकि उसमें कई सारी विधियां आ जाती हैं। हमने हाइड्रोकार्बन की सहायता से हैलो एल्केन्स को बनाने की विधियों पर डिटेल में चर्चा की थी और उस वीडियो में हमने आपको ये समझाया था कि हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में एल्केन भी आएगा, एल्कीन भी आएगा, एल्काइन भी आएगा। तो हमने आपको पहले एल्केन से हैलो एल्केन बनाने की विधि समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि एल्केनों का हैलोजनीकरण करना पड़ेगा। मैंने समझाया था कि फ्लोरीनीकरण बहुत मुश्किल काम है क्योंकि फ्लोरीन बहुत शीघ्रता से अभिक्रिया करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीनीकरण, हमने ये भी समझाया था कि फ्लोरीनीकरण अगर कराना है तो इनडायरेक्ट तरीकों से कराया जाए, जिसमें एक अभिक्रिया हमने आपको बताई थी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, स्वार्ट अभिक्रिया। उसके बाद हमने आपको बताया था क्लोरीनीकरण और ब्रोमीनीकरण बहुत आसानी से होता है और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के माध्यम से यह अभिक्रिया होती है। उसके अलावा आयोडीनीकरण बताया था कि आयोडीन बहुत मंद गति से होता है और अभिक्रिया में जो HI बनता है वो अपचायक पदार्थ का कार्य करने लगता है, जो बने हुए आयोडो एल्केन को वापस एल्केन में अपचयित कर देगा। इसलिए जरूरी है कि HI को समय समय पर हटाते रहा जाए, इसलिए अभिक्रिया ऑक्सीकारक पदार्थों की उपस्थिति में आसानी से होती है। तो उसके बाद हमने एल्कीनों और एल्काइनों से चर्चा की थी किस तरह बनाया जाए। तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के माध्यम से हम एल्कीन को हैलो एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसमें हैलोजन का भी सीधे योगात्मक अभिक्रिया हैलोजन के साथ थी और एक HI के साथ अभिक्रिया बताई थी, है ना। तो HI के साथ जो अभिक्रिया बताई थी HI के साथ या HBr के साथ या HCl के साथ, वो हमेशा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगी, लेकिन ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की उपस्थिति में वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरैश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव के द्वारा होगी। ये सब चर्चाएं हमने कर ली हैं, सब डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम दूसरी विधि पर चर्चा करेंगे कि किस तरह एल्कोहलों को हैलो एल्केन में परिवर्तित किया जाए। तो दूसरा तरीका, दूसरी विधि, एल्कोहल द्वारा हैलो एल्केन्स का निर्माण। एल्कोहलों की सहायता से किस तरह हैलो एल्केन्स का निर्माण किया जा सकता है। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहलों से। ठीक है, तो तीन तरीके हैं, तीन अभिक्रियाएं हैं जिससे हम एल्कोहल को सीधे हैलो एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। एक तो HX के साथ अभिक्रिया, HX मतलब वही HCl, HBr, HI। HF का नाम नहीं लेते क्योंकि HF, मैंने आपको बताया था कि HX के साथ जब भी अभिक्रिया किसी की होगी तो वो अभिक्रिया की क्रियाशीलता यानी HX की क्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि H और X के बीच बॉन्ड कितना आसानी से टूटता है। ठीक है, तो बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा वो उतना ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, इसलिए H और I के बीच बॉन्ड सबसे दुर्बल होगा इनमें से, तो इसलिए HI सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, उससे कम अभिक्रियाशील HBr होगा और उससे कम अभिक्रियाशील HCl होगा। और HF में बंध इतना स्ट्रांग होता है, इतना मजबूत होता है कि वो टूट नहीं पाता, इसलिए हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया नहीं हो पाती। ठीक है, तो HX के साथ अभिक्रिया करा के हम एल्कोहल को हैलो एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। डिटेल्स में मैं अभी आपको बताता हूं।
दूसरी विधि है फास्फोरस के हैलाइडों के साथ, फास्फोरस के हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करा के, फास्फोरस ट्राई हैलाइड या फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ अभिक्रिया करा के एल्कोहल को तुलना अगर करें HX के साथ अभिक्रिया में, तो HX के साथ अभिक्रिया की तुलना में आसानी से फास्फोरस हैलाइड एल्कोहल से अभिक्रिया करके हैलो एल्केन बनाते हैं। तीसरी जो विधि है उसे डार्जन रिएक्शन कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें हम लोग एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें हम हैलो एल्केन जो बनाएंगे वो क्लोरो एल्केन मुख्यतः हमें प्राप्त होगा, है ना। थायोनिल क्लोराइड से ही अभिक्रिया हो पाएगी, क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड या थायोनिल आयोडाइड, है ना, एग्जिस्ट नहीं करता, पाया नहीं जाता। तो आइए चर्चा करते हैं तीनों तरीकों पर। सबसे पहला तरीका HX से अभिक्रिया द्वारा, HX से अभिक्रिया द्वारा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो जितनी भी अभिक्रियाएं मैं यहां बताने चल रहा हूं आपको, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आएगा, या इसको SN रिएक्शन कहते हैं। नाभिक स्नेही मतलब न्यूक्लियोफिलिक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब सब्स्टिट्यूशन। N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस तरह से है, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, एल्कोहलों, अगर ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक SN1 और एक SN2, एक अणुक और द्वि अणुक। SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन देखें, मैं आपको बता रहा हूं, यह हमेशा दो स्टेप में होता है। स्टेप 1 जो है उसमें जो एल्कोहल है RC, ये R, ये ऊपर R, ये तृतीयक एल्कोहल ले लिया, ये HX के H+ आयन के साथ पहले अभिक्रिया करेगा, और यहां पे जो लोन पेयर है, देखिए इसके पास प्लस है और यहां पे लोन पेयर है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन H+ आयन को दे देगा, तो इसका प्लस चार्ज खत्म। लेकिन इसने दिया तो इस पे एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 3 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करके, ये देखिए ये OH था, प्लस चार्ज यहां पे जनरेट हो गया और ये हाइड्रोजन यहीं पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे जैसे ही प्लस चार्ज आएगा ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ खींच लेगा, तो जल का अणु निकल जाएगा, तो R3C+ और जल का अणु ये बाहर निकल गया। ये स्टेप 1 में होता है, कार्बोनियम आयन बन रहा है, ध्यान रखिएगा, मतलब जहां भी संभावना होगी रीअरेंजमेंट की प्रक्रिया भी होगी। स्टेप 2 में जो स्टेप 1 में बना R3C+, स्टेप 2 में जो हैलाइड आयन बचा है, हैलाइड आयन H+ अटैक कर दिया, अब हैलाइड आयन ये आसानी से जुड़ जाएंगे, तो R3CX, ये देखिए ये बन गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। क्लियर है बात? ये SN1 अभिक्रिया है। इसमें रिएक्टिविटी जो है, अभिक्रियाशीलता, मतलब कौन ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, तो प्राथमिक एल्कोहल से ज्यादा अभिक्रियाशील द्वितीयक एल्कोहल होगा और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तृतीयक एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल होगा। नोट कर लीजिए इसको, तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो चलिए दूसरा SN1 अभिक्रिया बताया मैंने, अब SN2 अभिक्रिया भी समझ लें। SN1 अभिक्रिया एक चरण में होती है। कुछ बातें SN1 के बारे में बता दें। जो पहला चरण है, हमने रासायनिक बलगतिकी पढ़ा है, तो हम जानते हैं कि जो अभिक्रियाएं एक से ज्यादा चरणों में होती हैं, एक से ज्यादा पदों में होती हैं, उनमें से जो सबसे मंद गति से अभिक्रिया होती है, जो चरण सबसे मंद गति से होता है, वही अभिक्रिया का वेग निर्धारित करता है, उसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। तो इन दोनों पदों में से प्रथम पद मंद गति से होता है, तो अभिक्रिया की दर प्रथम पद निर्धारित करेगा। तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या लिया था? अल्कोहल लिया था ना। पहले चरण में सिर्फ अल्कोहल था, तो अल्कोहल की सांद्रता पर निर्भर करेगा, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और साथ ही साथ एक अणुक अभिक्रिया है, क्योंकि एक ही अभिकारक प्रथम पद में आ रहा है, सिर्फ एक अभिकारक, इसीलिए SN1 नाम दिया जाता है। एक का मतलब है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसको हम कहते हैं, जिनको नहीं पता वो जान लें, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 होगा, तो द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आई बात। अब आइए बात करते हैं SN2 अभिक्रिया की। SN2 अभिक्रिया की, इसमें केवल एक चरण में होती है, ये एक चरण में होती है। इसमें जो अल्कोहल होता है, पहले तो उस पर H+ आयन अटैक करेगा, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और फिर अपने साथ ही इसको जोड़ लेगा। ये देखिए OH था, एक प्लस चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। अब यहां से SN2 अभिक्रिया शुरू होती है। यहीं पर X- यहां अटैक कर देगा, लेकिन देखिए अगर X- सामने से अटैक करेगा तो ये इसको सामने से, ये जो ग्रुप है ये सामने से अटैक करने नहीं देगा, इसलिए क्या होगा, ये बैक साइड से जाके इस पे अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा, तो ये टूट जाएगा। लेकिन एक साथ नहीं टूटेगा, पहले ये जुड़ेगा फिर धीरे धीरे टूटेगा। तो इस कार्बन पर अटैक हुआ, ये कार्बन, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक एल्किल ग्रुप है। X यहां से अब जुड़ना शुरू करेगा और ये इससे बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, तो ये धन प्लस चार्ज पार्शियल हो जाएगा और इसका माइनस चार्ज भी पार्शियल हो जाएगा। ये जुड़ेगा, ये निकलेगा। इसे कहते हैं ट्रांजिशन अवस्था। ट्रांजिशन अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। अब देखिए, जिसको जुड़ना था वो जुड़ गया, XCH2R, और जल का अणु निकल गया, तो एक ही स्टेप में हो गया। और ये स्टेप कैसा है, मंद गति से होता है, तो अभिक्रिया की जो दर है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अल्कोहल की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा और हैलाइड आयन की सांद्रता पर भी निर्भर करेगा। तो इसलिए ये कैसी हुई, ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया हुई। द्वितीय कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया, और कैसी हुई, द्वि अणुक अभिक्रिया हो गई। आई बात समझ में। नोट करिए इसको भी, SN2 को भी, सब लोगों के सामने है, सब लोग नोट कर लीजिए।
अब देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो HX के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं एल्कोहल का, ठीक है, इसमें पहले H प्लस आयन अटैक कर रहा है। ये H प्लस आयन का अटैक करना ना तो SN1 है ना तो SN2। अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसके बाद यहां से SN2 अभिक्रिया से प्रारंभ होती है और इसी के बाद SN1 में भी SN1 अभिक्रिया प्रारंभ होती है। तो यहां पे समझना यह जरूरी है कि यह प्रोटोनेशन क्यों किया गया। H प्लस का जुड़ना प्रोटीनीकरण कहलाता है, प्रोटोनेशन कहलाता है। तो प्रोटोनेशन जो है इसलिए किया गया क्योंकि नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में दुर्बल नाभिक स्नेही अभिकर्मक प्रबल नाभिक स्नेही अभिकर्मक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, है ना। ज्यादातर अभिक्रियाएं SN2 होती हैं और SN2 अभिक्रिया में अभिकर्मक जिस समय अटैक करता है उसी समय जुड़ा हुआ, जैसे यहां पे X माइनस ने अटैक किया उसी समय यहां से वाटर वाला पोर्शन निकला है। तो अगर यहां पे ये प्लस चार्ज ना आता, प्लस चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये खुद हटना चाहता है। लेकिन अगर ये OH रहता तो इसका जुड़ाव ज्यादा मजबूत रहता और ये छोड़ के नहीं हटता, तो X माइनस इसको प्रतिस्थापित ना कर पाता। इसीलिए प्रोटोनेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, आपने तो अभिक्रिया HX से करवाई तो HX के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, जो जितनी आसानी से टूट जाएगा। भाई HCl के बीच आसानी से नहीं टूटेगा, तो उसमें कोई ना कोई दूसरा अभिकर्मक हमें डालना पड़ेगा ताकि इस बॉन्ड को वो तोड़ दे। HBr के साथ थोड़ा आसानी से टूटेगा लेकिन उसको भी अभिकर्मक की जरूरत पड़ेगी। लेकिन HI का बंध सबसे दुर्बल होता है तो वो बहुत आसानी से गर्म करने पर टूट जाता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता HI की होगी और सबसे कम अभिक्रियाशीलता HCl की होगी। तो चलिए देखें, देखिए नंबर A, HCl के साथ अभिक्रिया, HCl के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद HCl, ठीक। तो देखिए HCl की अभिक्रियाशीलता कम होने के कारण अभिक्रिया निर्जलीय सांद्र निर्जलीय जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है निर्जलीय एनहाइड्रस, निर्जलीय का मतलब एनहाइड्रस वाटर जिसमें ना हो, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है। उससे होगा क्या कि जिंक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। ये HCl के पास, क्लोरीन के पास लोन पेयर है और जिंक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन, यहां प्लस यहां माइनस। अब दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे तो ये HCl प्लस और ZnCl2 माइनस। अब ये Cl पे जैसे ही प्लस आया ये अपने इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये देखिए ये H प्लस अलग हो गया और ZnCl2 की जगह क्या हो गया, एक Cl इसके, भाई ये टूट गया ना यहां से, तो क्लोरीन उसके साथ जुड़ गया और प्लस चार्ज खत्म हो गया।
लेकिन माइनस चार्ज तो रहेगा, तो ZnCl3 माइनस बन गया। अब एल्कोहल पे ये अटैक करने के लिए फ्री है, एल्कोहल पे अटैक करेगा। जैसे ये एल्कोहल लिया आपने, इस पे H+ मैंने बताया प्रोटोनेशन होता है, तो यहां पे लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये RCH2OH2+ लिख दिया, ये पहले बता चुका हूं। अब उसमें ZnCl3 माइनस अटैक करेगा, तो ये Cl माइनस दे देगा, Cl माइनस दे देगा, तो ZnCl2 जैसा था वैसा का वैसा बच जाएगा। तो इससे Cl माइनस निकल करके यहां जुड़ जाएगा, तो ये RCH2Cl ये निकल के जल बन जाएगा और जिंक क्लोराइड वापस बन जाएगा। जो एल्किल क्लोराइड बनता है वो एक ऑयली पदार्थ है ना, कैसा पदार्थ है? ऑयली पदार्थ है। तो ऊपर सतह पर इकट्ठा हो जाता है। भाई तेल को पानी में डालोगे तो तेल पानी पे ही तो तैरेगा, है ना, तो ये तेलीय पदार्थ है और ये सतह पर इकट्ठा हो जाता है, तेल की तरह इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह से सतह, तेलीय सतह का जो निर्माण होता है उसे कहते हैं टर्बिडिटी। क्या कहते हैं? टर्बिडिटी। अगर ये टर्बिडिटी यानी ऑयली सतह का, तेलीय सतह का जो निर्माण है, अगर वो मिलाते ही, मतलब अल्कोहल में हमने ये देखिए, यहां बता दूं, ये जो सांद्र HCl हम यूज कर रहे हैं और साथ में निर्जलीय जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे कहते हैं ल्यूकस अभिकर्मक। ल्यूकस रिएजेंट। तो ल्यूकस अभिकर्मक को अल्कोहल में मिलाया और वो उस ऑयली यानी तेलीय सतह का निर्माण तुरंत हो गया, मिलाते ही हो गया, तो वो अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल होगा। अगर तेलीय सतह का निर्माण 2 से 3 मिनट में होता है मिलाने पे, तो आपका अल्कोहल द्वितीयक अल्कोहल होगा। और अगर तेलीय सतह का निर्माण केवल गर्म करने पर होता है, अन्यथा तेलीय सतह का निर्माण नहीं होता, बिना गर्म किए तेलीय सतह का निर्माण यानी टर्बिडिटी नहीं आती है, तो उसे हम कहेंगे प्राथमिक अल्कोहल। तो ल्यूकस अभिकर्मक का प्रयोग प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने में इस्तेमाल होता है। तो देखिए, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड एक तेलीय पदार्थ है जो सतह पर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार तेलीय सतह के निर्माण को टर्बिडिटी कहते हैं। तेलीय सतह का जो निर्माण हो जाता है उसे टर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है, पहले तरह नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लिया। अब देखिए इसको, अगर मैंने आपको बताया कि अगर टर्बिडिटी मिलाते ही आ जाती है तो अल्कोहल तृतीयक अल्कोहल होगा। टर्बिडिटी 2 से 3 मिनट में आती है तो जो अल्कोहल आपने लिया वो द्वितीयक अल्कोहल होगा। और अगर टर्बिडिटी केवल गर्म करने पर प्राप्त होती है तो अल्कोहल आपका प्राथमिक अल्कोहल होगा।
तो अल्कोहल में ल्यूकस रिएजेंट आपने मिला दिया, है ना, तो तेलीय सतह का निर्माण तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है। तो ये तृतीयक अल्कोहल है। ठीक, पहला। दूसरा, यदि तेलीय सतह का निर्माण 2 से 3 मिनट में होता है, तो ये द्वितीयक अल्कोहल है। और तीसरा, यदि तेलीय सतह का निर्माण केवल गर्म करने पर होता है, केवल गर्म करने पर होता है, तो इसे कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। इस प्रकार ल्यूकस अभिकर्मक अल्कोहलों में यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलों में विभेद करने के काम में आता है। अतः ल्यूकस रिएजेंट द्वारा प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, द्वितीयक मतलब 2 डिग्री और तृतीयक मतलब 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद किया जा सकता है। तो ये HCl द्वारा क्रियाविधि हुई। नोट करिए इसको। तो आगे बढ़ते हैं HBr पर। ठीक है, चलिए HBr से अभिक्रियाशीलता देखते हैं। HBr के साथ अभिक्रिया ये तो HCl के साथ देख लिया, अब HBr के साथ देखते हैं। HBr के साथ अभिक्रिया देखो, HBr के साथ भी बंध इतना आसानी से टूटता नहीं है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच का बंध इतना आसानी से नहीं टूटता, इसलिए ये जो है यह अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। ये देखिए H और Br है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होगी, ये सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना है। तो ये देखिए, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, है ना। ये पहले H+ आयन दे देगा, तो H+ आयन यहां से अम्ल है, तो यहां से निकल करके अल्कोहल पे इसका H+ आयन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है,
चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। एल्कोहल, सीधे अभिक्रिया लिख लीजिए, HBr सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये मैं आपको बता दूं अभिक्रिया कैसे बनाई जाती है। ये इस तरह से बनाई जाती है, ये देखो वाटर निकल गया और ये HCH2Br बन गया और ये जल बन गया। ठीक है, बोलिए कोई समस्या? तो बहुत आसानी से अभिक्रिया हो जाती है अगर सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होता है तो। सी देखें, HI के साथ अभिक्रिया, HI के साथ अभिक्रिया, केवल HI की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, तो ये केवल गर्म करने पर अभिक्रिया कर लेता है ना। यह अल्कोहल के साथ केवल गर्म करने पर एल्किल आयोडाइड बनाता है ना। ये अल्कोहल, ये HI सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, केवल गर्म कर दीजिए तो RCH2I बन जाता है और जल बन जाता है। ध्यान रखिए इस अभिक्रिया में HI के साथ लाल फास्फोरस उपस्थित नहीं होना चाहिए। अगर लाल फास्फोरस उपस्थित होगा तो आयोडो एल्कीन की जगह एल्केन बन जाएगा। ये देखिए मैं यहां पर नोट करके लिख देता हूं। अगर आपने अल्कोहल लिया, HI के साथ रिएक्शन करवाया लाल फास्फोरस में, लाल फास्फोरस के साथ, है ना, तो लाल फास्फोरस के साथ क्या होगा, ये बन जाएगा RCH3, ये आयोडीन, ये यहां पे जुड़ जाएगा, इसके दो अणु लगेंगे, एक हाइड्रोजन वाटर बना देगा और आयोडीन बन जाएगा। आयोडीन जो बनता है वो लाल फास्फोरस से अभिक्रिया करके Pi3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे लाल फास्फोरस उपस्थित नहीं होना चाहिए, अन्यथा आयोडो एल्केन प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमने आपको बताया HX के साथ अभिक्रिया के अभिक्रियाशीलता का क्रम जो है ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अभिक्रियाशीलता सबसे कम अभिक्रियाशील HCl होता है, उसके बाद HBr होता है और सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील HI होता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो अल्कोहल को आयोडो एल्केन में परिवर्तित करने का पहला तरीका हमने बताया कि HX के साथ आप अभिक्रिया करके परिवर्तित करा सकते हो। अब दूसरा देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, HX के साथ उतना आसानी से नहीं हो पाती, कोई ना कोई अभिकर्मक हमें इस्तेमाल करना पड़ता है साथ में, लेकिन फास्फोरस हैलाइड HX की तुलना में ज्यादा अच्छे अभिकर्मक हैं और आसानी से अभिक्रिया देते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, तो बताता हूं मैं आपको। चलिए नेक्स्ट है फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा ये थोड़े बड़े प्रोसेस हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। पहले चैप्टर में थोड़ा समय लगता ही है क्योंकि सारी चीजें नई हैं। अब जब दूसरा चैप्टर या तीसरा चैप्टर हम पहुंचेंगे तो थोड़ा सा चीजें आप ज्यादा चीजें पढ़ चुके होंगे तो आसान हो जाएगा, है ना, थोड़ा समझना भी और थोड़ा चैप्टर खत्म करने में टाइम भी कम लगेगा। तो दूसरा देखिए, फास्फोरस
हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। वैसे तो फास्फोरस के दो हैलाइड हैं, ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। तो पहले फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ देखते हैं, है ना। इसमें पहला है फास्फोरस पेंटा हैलाइड से अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटा हैलाइड से अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ। देखिए एकदम बिल्कुल आसान तरीका है। RCH2OH PCl5 अभिक्रिया कराइए। देखिए OH हट जाएगा, एक क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा, तो RCH2Cl बन गया। 4 क्लोरीन बचे। OH जो निकला उसके एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो HCl बनेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि अब बचा PCl3 और एक ऑक्सीजन, तो PCl3 और ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, बन जाएगा POCl3। इसका नाम है फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये जरूर बनेगा जब भी कोई कार्बनिक यौगिक जिसके पास ऑक्सीजन होता है, जब भी वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से ही अभिक्रिया करता है तो POCl3 जरूर बनता है। ये ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए इसकी क्रियाविधि कैसी है। थोड़ी बड़ी क्रियाविधि है। ये खुद नाभिक से ही अभिकर्मक का काम करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक का काम करेगा। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इससे Cl- निकलेगा। देखिए RCH2OH इसके पास लोन पेयर है और ये PCl5, तो PCl4 और Cl लिख दे। ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां से एक Cl- निकलेगा। तो ये देखें RCH2OH पे यहां पे आ गया प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, और यहां पे आया माइनस लेकिन Cl- निकल गया तो प्लस आया। तो P के साथ 4 Cl और साथ में Cl-। ठीक है। अब देखिए इसमें यहां से ये जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है। ये H+ निकलेगा यहां से, और यहां से देखिए ये एक क्लोराइड आयन और निकल जाएगा, तो यहां पे बन जाएगा RCH2O PCl एक Cl- आयन पहले ही निकल चुका है और एक HCl निकल जाएगा। ठीक। अब इस पे देखो ये Cl- इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। यहां देखिए या ये Cl यहां बाद में निकालिएगा, ये केवल H+ निकाल दिया हमने यहां से। ये चौथा क्लोरीन रहेगा, केवल H+ निकल गया। वहां Cl- आयन निकल गया था और दूसरे स्टेप में H+ निकल गया। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा स्टेप, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो यहां देखिए ये H+ आयन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये प्लस चार्ज खत्म हो गया, वो न्यूट्रल हो गया, 4 क्लोरीन बचे। अब यहां पे क्लोराइड आयन जो यहां निकल चुका है इसने अटैक किया। जब अटैक किया तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ध्यान दीजिएगा RCH2Cl बन गया, और ऑक्सीजन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन बगल में देकर डबल बॉन्ड बना लेगा और एक Cl- आयन निकल जाएगा। तो ये देखिए P डबल बॉन्ड O Cl 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 और एक Cl- निकल गया, और ये Cl- H+ आयन जिससे जुड़कर HCl बना लेगा। तो ये इसकी क्रियाविधि बहुत शॉर्ट में बताया, बहुत लेंदी करके नहीं बताया, नहीं तो 3-4 स्टेप में होता। ठीक है। तो ये इसकी क्रियाविधि है फास्फोरस हैलाइड से।
दूसरा बात समझिए, फास्फोरस ट्राई हैलाइड द्वारा से अभिक्रिया, फास्फोरस ट्राई हैलाइड से अभिक्रिया। इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि RCH2OH आपने लिया, जैसे PBr3 से अभिक्रिया कराएगी, फास्फोरस ट्राई ब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। तो यहां पर देखिए ये 3 ब्रोमाइड इसके तीनों मॉलिक्यूल पे अटैक करेंगे। Br-OH को रिप्लेस करेगा पहले में, Br- दूसरे OH को दूसरे मॉलिक्यूल में, फिर तीसरे मॉलिक्यूल से तीसरा OH रिप्लेस करेगा। तो ये RCH2Br बन जाएगा और ये 3 OH निकला तो H3PO3 ये जरूर बनेगा जब भी P फास्फोरस ट्राई आयोडाइड या ट्राई ब्रोमाइड या ट्राई हैलाइड से अभिक्रिया होगी। तो किसी भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो H3PO3 जरूर बनता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो एक और तरीका बताता हूं मैं। चलिए दूसरा तरीका बताता हूं। जरूरी नहीं है कि फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया कराई जाए। रेड फास्फोरस और आयोडीन या ब्रोमीन के साथ भी अभिक्रिया कराई जा सकती है, मतलब फास्फोरस को अलग रखा जाए और हैलोजन को अलग रखा जाए। तो इस तरीके ये भी एक तरीका है कि RCH2OH को फास्फोरस और हैलोजन के साथ अभिक्रिया करा दिया। हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए 2 फास्फोरस लेने पड़ेंगे, इसके 6 मॉलिक्यूल लगेंगे और ये 3, तो ये 6 के 6 में RCH2X बन जाएगा और 2H3PO3 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट वही बनेगा, थोड़ा बैलेंसिंग कोएफिशिएंट बदल जाएंगे, है ना। जो ट्राई हैलाइड के साथ प्रोडक्ट बनेगा वही फास्फोरस और हैलोजन को अलग अलग लेने पर भी वही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। तो ये फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया हो गई। ये हाइड्रोजन हैलाइडों की तुलना में थोड़ा ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। अब आइए बात करते हैं तीसरे की, थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। इसकी क्रियाविधि पे नहीं जाते हैं, क्रियाविधि आपके काम की नहीं है, है ना, उसकी जरूरत भी नहीं है, कहीं एनसीईआरटी बुक में भी उसके बारे में नहीं है। तो थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को कहते हैं डार्जेन अभिक्रिया, डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें अल्कोहल को SOCl2, इसे कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। तो ये देखिए OH को एक क्लोरीन हटा देगा तो RCH2Cl बन जाएगा। OH में O और H निकला तो H क्लोरीन से जुड़ जाएगा, HCl बन जाएगा और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, है ना। अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। इसमें SOCl2 की जगह SOBr2 और SOI2 ये बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। तो इसलिए इस विधि द्वारा ब्रोमाइड और आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये फास्फोरस के हैलाइडों से अभिक्रिया कराकर हम लोग अल्कोहल को हेलो एल्केन में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको।
अगला विधि पे आते हैं, ये तो दूसरी विधि थी। तीसरी विधि पे आते हैं, हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजन विनिमय द्वारा देखिए, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को अगर सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन में अभिक्रिया करवाया जाए तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है ना। किस में परिवर्तित हो जाता है? एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से एक हेलो एल्केन को एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित कर सकते हैं हैलोजन विनिमय द्वारा, हैलोजन एक्सचेंज द्वारा। ठीक है, तो देखें RCH2Cl ले लें या RCH2Br ले लें, दोनों में से कोई भी, और इसको अभिक्रिया कराइए सोडियम आयोडाइड द्वारा। किसमें? एसीटोन में। किसमें? एसीटोन में अभिक्रिया करवाएंगे तो आयोडीन क्लोरीन को या आयोडीन ब्रोमीन को हटा के उसका स्थान ले लेगा, तो ये RCH2I बन जाएगा और साथ में बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा या सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। ठीक है, क्लियर है बात? नोट कर लीजिए इसको, जगह खाली हो जाए तो फिर और बताता हूं। ये थोड़ी सी जगह लिख देता हूं अभिक्रिया का नाम। इसे कहते हैं फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तरीका हमने आपको बताया हेलो एल्केनों को बनाने की विधियां। हमने एल्केन से बनाया, हमने एल्कोहल से बनाया, हमने हैलोजन विनिमय द्वारा भी हेलो एल्केन प्राप्त किया। अब दूसरे कड़ी में हम लोग दूसरे वीडियो में जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग ये चर्चा करेंगे कि हेलो एरीन्स को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो हमने हेलो एल्केन्स को बनाने की विधियां समझ लिया। अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेलो एरीन्स को बनाने की विधियां। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब बटन रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, कैपिटल लेटर से रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दें ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी पढ़ाई बिना बाधा के चलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।